हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने सेक्शन 7 तक कंप्लीट किया था। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 8 की ओर, जो कि कहता है थिंग्स सेड और डन बाय कंस्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी वेयर इन स्टेटमेंट और एक्ट ऑफ वो वन को कॉन्स्पिरेटर इज रेलिवेंट इन प्रूफ अगेंस्ट अदर को कॉन्स्पिरेटर। ये एक प्रिंसिपल है, म्यूचुअल एजेंसी उस पे बेस्ड है, जो कि कहता है कि स्टेटमेंट या कोई एक्ट किसी एक कॉन्स्पिरेटर के द्वारा रेलेवेंट हो जाएगा जो दूसरे को कॉन्स्पिरेटर है उनके विरुद्ध। सेक्शन 8 कहता है कि वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट टू और मोर पर्सन हैव कंस्पायर्ड टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस और एन एक्शनेबल रॉन्ग। सेक्शन 8 कहता है कि जहां पे भी रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने का कि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति ने कंस्पिरेसी किया है क्या कमिट करने के लिए, तो ऑफेंस या कोई एक्शनेबल रॉन्ग करने के लिए। Anything said, done, or written by one of such person in reference to their common intention, जो कुछ भी कहा गया है, किया गया है या लिखा गया है किसके द्वारा, बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन, किसी भी एक पर्सन के द्वारा, इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, जब उसने कॉमन इंटेंशन फॉर्म किया था तो उनमें से किसी एक पर्सन के द्वारा ऐसा किया गया है। After a time when such intention was first entertained by any one of them, और ये कब किया गया, तो सबसे पहली बार जब इंटेंशन फॉर्म हुआ था तो उसके बाद is a relevant fact, वो एक relevant fact हो जाएगा as against each of the person believed to be so conspiring, वो सब व्यक्ति के against जो conspire कर रहे थे। किस पर्पस के लिए ये किया जाएगा, एज वेल फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंस्पिरेसी, ये प्रूव करने के लिए कि कंस्पिरेसी एग्जिस्ट करती थी। और दूसरा पर्पस है एज फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग दैट एनी सच पर्सन वाज पार्टी टू इट, और ये दिखाने के लिए कि वो व्यक्ति जो था कंस्पिरेसी का पार्ट था, पार्टिसिपेशन था उसमें। तो देखिए, तो सेक्शन 8 बेसिकली यही कहता है कि जहाँ पे भी रीजनेबल ग्राउंड हो ये बिलीव करने का कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति ने कंस्पायर किया है कोई ऑफेंस करने के लिए, और उसने कुछ कहा है, कोई एक्ट किया है या कुछ लिखा है बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन, किसी भी एक ऐसे पर्सन के द्वारा छोड़ने की कॉमन इंटेंशन को फॉर्म किया है। कब किया है, तो जब सबसे पहली बार इंटेंशन इंटरटेन हुआ था तो उसके बाद ये किया है, वो जो होगा वो रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा उन सारे को कॉन्स्पिरेटर जितने भी कंस्पिरेसी में पार्ट लिए हैं उन सब के विरुद्ध। और इसका पर्पस क्या होगा, यही प्रूव करने के लिए कि कॉन्स्पिरेसी जो थी वो एग्जिस्ट करती थी और वो व्यक्ति जो था वो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 9 की ओर, जो कहता है When fact not otherwise relevant becomes relevant, ये कहता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 कहता है कि वो फैक्ट जो रेलेवेंट नहीं है वो भी रेलेवेंट हो जाएंगे। फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट। पहला, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट, ऐसे फैक्ट जो कि इनकंसिस्टेंट है फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के साथ, ऐसे फैक्ट जिनका कोई कनेक्शन नहीं है फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट के साथ, वो वैसे फैक्ट भी रेलेवेंट कहलाएंगे। दूसरा कहता है इफ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। इसका मतलब हुआ या तो खुद से या दूसरे फैक्ट के साथ कनेक्ट होके वो जो है एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंट किसी भी फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट का काफ़ी ज़्यादा हाईली प्रोबेबल बना दे रहे हैं या इम्प्रोबेबल बना दे रहे हैं, तो वैसे फैक्ट भी रेलेवेंट फैक्ट के अंदर आएंगे। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है प्ली ऑफ एलिबाई का। प्ली ऑफ एलिबाई जो है एक डिफेंस है जो कि एक्यूज्ड लेता है, और वो कहता है कि जिस दिन ऑफेंस हुआ था उस दिन पे वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं था उस जगह में, इसको ही हम प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं। मीनिंग देखते हैं, प्ली ऑफ एलिबाई इज अ डिफेंस रेज्ड बाय द एक्यूज्ड दैट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम to be physically present at the place where offense was committed। plea of alibi defense है जो accused raise करता है कि उसके द्वारा ये possible नहीं था कि वो physically उस जगह पे present रहे जहाँ पे कि ये offense commit किया गया है। For example, एक A committed murder of B at Calcutta, ठीक है, लेकिन A ने ये डिफेंस लिया कि वो उस दिन पे जो था वो दिल्ली में था।
यहाँ पे फैक्टिंग इशू क्या है? फैक्टिंग इशू तो ये है कि ए ने बी को मर्डर किया, वो भी कहाँ पर, तुम कैलकाटा में, लेकिन वो दिल्ली में था। ये फैक्टिंग इशू नहीं है, ये तो रेलेवेंट भी नहीं है इससे, लेकिन वो फिर भी रेलेवेंट होगा क्योंकि वो फैक्टिंग इशू को या रेलेवेंट फैक्ट को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बना रहा है। इस वजह से प्ली ऑफ एलिबाई का बर्डन जो होता है वो एक्यूज्ड पर होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है इससे रिलेटेड, वो है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सुप्रीम कोर्ट held that evidence of plea of buy shall be admissible only when it was not possible for the accused to reach at the scene of the crime by any means or mode of transportation available। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्ली ऑफ एलिबाई को तभी हम एडमिसिबल मानेंगे जब एक्यूज के द्वारा जिस जहाँ पर ऑफेंस हुआ वहाँ पे वो किसी भी माध्यम से किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। मतलब वो इतनी डिस्टेंस पे होना चाहिए कि वो उस जगह पे किसी भी तरीके से नहीं पहुँच सके, तभी एक्यूज प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस ले सकता है। सेक्शन 9 का इलस्ट्रेशन ए देखते हैं जो कि कहता है द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट चेन्नई ऑन अ सर्टेन डे। क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने क्राइम कमिट किया था चेन्नई को एक पर्टिकुलर डे में। द फैक्ट दैट ऑन दैट डे, फैक्ट ये है कि उस दिन जो था ए वाज एट लद्दाख इज रेलिवेंट। ए जो था लद्दाख में था और ये रेलिवेंट हो जाएगा क्योंकि ये फैक्ट इन इशू को, ये रेलिवेंट फैक्ट को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बना रहा है। द फैक्ट दैट नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, जिस समय ये क्राइम कमिट हुआ, ए वाज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वाज कमिटेड। ए जो था वो काफ़ी ज़्यादा दूरी पे था जहाँ पर ये क्राइम कमिट हुआ, which would render it highly improbable, जिसके वजह से फैक्टिंग इशू को क्या कर रहा है, हाईली इम्प्रोबेबल बना दे रहा है। दो नॉट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल तो नहीं बना रहा है लेकिन इम्प्रोबेबल बना दे रहा है, प्रोबेबिलिटी इसकी इम्प्रोबेबल कर दे रही है दैट ही कमिटेड है, कि उसने ही ऐसा किया होगा, और ये एक रेलेवेंट हो जाएगा और ये रेलेवेंट फैक्ट के अंदर में आएगा। आते हैं सेक्शन 10 जो कि बात करता है फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रिलेवेंट इन सूट्स फॉर डैमेजेस। वो फैक्ट जो कोर्ट को मदद करता है डैमेजेस को असर्टेन करने में, वो फैक्ट क्या होंगे, वैसे फैक्ट भी रेलेवेंट हो जाएंगे। पढ़ते हैं इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम, वैसे सूट जिसमें आप डैमेजेस क्लेम करते हैं। Any fact which will enable the court to determine the amount of damages which ought to be awarded is relevant। तो जो भी फैक्ट जो है कोर्ट को मदद करता है डैमेजेस को असर्टेन करने में कि कितना डैमेज देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए, वो सारे फैक्ट जो होंगे वो रेलेवेंट फैक्ट के अंदर आएंगे। सेक्शन 10 यही कहता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी फैक्ट्री में आग लग गई है और बहुत सारे गुड्स हैं जो कि जल गए हैं, तो वो कितने गुड्स जले हैं, वो सारा जो रेशियो होगा, जो भी फैक्ट होगा, वो मदद करेगा कोर्ट को इनेबल करने में कि कितने डैमेजेस आपको मिलने चाहिए। अब सेक्शन 11 क्या बात करता है, सेक्शन 11 कहता है फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। वो फैक्ट रिलेवेंट हो जाएंगे जब कोई भी ऐसा राइट हो या कस्टम हो जब वो क्वेश्चन में रहता है। तो where the question is as to the existence of any right or custom, the following facts are relevant। जब भी क्वेश्चन ये रहता है किसी भी राइट और कस्टम से रिलेटेड, तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो रिलेवेंट हो जाते हैं। ए कहता है एनी ट्रांजेक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, क्लेम, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज, asserted और डिनाइड और विच वाज इनकंसिस्टेंट विद इट्स एग्जिस्टेंस। कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे कि राइट और कस्टम जो है क्रिएट हुआ, क्लेम हुआ, मॉडिफाई हुआ, रिकॉग्नाइज हुआ, उसका एग्जिस्टेंट अगर इनकंसिस्टेंट भी होता है तो भी वैसे फैक्ट रिलेवेंट हो जाएंगे। और दूसरा कहता है बी particular instances in which the right or custom was claimed, recognized or exercised or in which exercise were disputed, asserted or departed from। कोई ऐसा पर्टिकुलर इंस्टांस जिससे कि राइट और कस्टम आप क्लेम करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, वो सारा जो होगा, जितने भी फैक्ट होंगे वो सब रेलेवेंट हो जाएंगे इस सेक्शन के अंदर। अब आते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 कहता है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और अ बॉडी और बॉडली फीलिंग। इसमें तीन चीज़ें की बात की गई है। सबसे पहला है स्टेट ऑफ माइंड का, दूसरा बॉडी और तीसरा है बॉडली फीलिंग। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, वो फैक्ट जो किसी स्टेट ऑफ माइंड के एग्जिस्टेंस के बारे में बताता हो, सच एज इंटेंशन,
knowledge, good faith, negligence, rashness, ill will और good will towards any particular person. ऐसा फैक्ट जो स्टेट ऑफ माइंड को बताता है, और वो स्टेट ऑफ माइंड किस फॉर्म में हो सकता है, ये 6 चीज़ें जो दी गई हैं उन फॉर्म में हो सकता है. कोई इंटेंशन के बारे में बता रहा हो किसी के, नॉलेज के बारे में बता रहा हो, तो ये सारे फैक्ट्स क्या होंगे, ये सारे फैक्ट रिलेवेंट हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को पॉइजन दे के मारा और ए को पता था कि बी की हेल्थ कंडीशन कैसी है, तो ये किसके अंदर काउंट होगा, तो नॉलेज के अंदर काउंट होगा, और ये भी एक रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा. शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडली फीलिंग आर रिलेवेंट. ऐसा फैक्ट जो कि बॉडली फीलिंग के बारे में भी बताता हो वो भी रेलिवेंट हो जाएगा. When the existence of any such state of mind or of body or bodily feeling is an issue are relevant. वो तीनों चीज स्टेट ऑफ माइंड हो, बॉडी हो, बॉडली फीलिंग हो, इन सब के बारे में अगर कोई फैक्ट बताता है तो वो रेलिवेंट हो जाएगा. इस सेक्शन के 2 एक्सप्लेनेशन है. सबसे पहला एक्सप्लेनेशन कहता है ए फैक्ट रिलेवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली बट इन रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन. जो भी फैक्ट रेलिवेंट है, जो दिखाते हैं स्टेट ऑफ माइंड का एग्जिस्टेंस को, वो फैक्ट जनरल नहीं होने चाहिए, वो पर्टिकुलर होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ओ देख सकते हैं. ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड. ए के ऊपर इल्जाम लगा था बी को मारने का इंटेंशनली शूट करके. द फैक्ट दैट ए ऑन अदर ओकेजन शॉट एट बी इज रेलिवेंट एज शोइंग हिज इंटेंशन टू शूट बी. फैक्ट ये दिखाता है कि ए ने दूसरे ओकेजन पे बी को मार दिया, तो ये उसे ये पता चलता है कि उसका इंटेंशन तो था उसको मारने का. लेकिन द फैक्ट दैट ए वाज एट हैबिट ऑफ शूटिंग एट पीपल विद इंटेंट टू मर्डर देम इज इररिलेवेंट. फैक्ट ये है कि ए को आदत थी कि वो लोगों पे जो है गन शूट कर देता था. ये फैक्ट इररिलेवेंट होगा क्योंकि ये जनरल फैक्ट के बारे में बता रहा है, पर्टिकुलरली नहीं बता रहा है, इसलिए. अब इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन कहता है, but where upon the trial of a person accused of an offence, the previous commission by the accused of an offence is relevant within the meaning of this section, the previous conviction of such person shall also be relevant. इसका मतलब हुआ कि प्रीवियस कमीशन अगर रेलिवेंट है तो प्रीवियस कन्विक्शन जो हुआ है वो भी रेलिवेंट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ए के ऊपर इल्ज़ाम लगा है बी को मारने का, ठीक है. इससे पहले भी बी पर वो कई बार वार कर चुका है, कई बार उसे मारने की कोशिश वो कर चुका है. तो जो प्रीवियस एक्ट हो चुका है और उसके लिए जो भी प्रीवियस कन्विक्शन भी हो चुका है वो सारा रेलिवेंट ही होगा इस सेक्शन में. फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन सी. ए सू बी फॉर डैमेज डन बाय अ डॉग ऑफ बीस विच बी न्यू टू बी फेरोशियस. बी जानता था कि वो फेरोशियस है. The fact that dog had previously bitten X, Y and Z. फैक्ट ये था कि डॉग ने पहले भी XYZ को बिटन किया था एंड दैट दे हैड मेड कंप्लेंट्स टू बी, और उन्होंने ये कंप्लेंट बी को किया था. तो ये कैसे फैक्ट, ये फैक्ट भी रेलिवेंट हो जाएंगे इस सेक्शन में. अब आते हैं सेक्शन 13 जो कहता है फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल. When there is a question whether an act was accidental or intentional or done with a particular knowledge or intention, the fact that such act formed part of a series of similar occurrences in each of which the person doing the act was concerned is relevant. ये बेसिकली ये सेक्शन यही कहता है कि जब भी कोई एक्ट जो होगा, कोई एक्ट एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, वो क्वेश्चन में रहता है या किसी पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन के साथ किया गया, तो वो फैक्ट जो उस एक्ट में सिमिलर सीरीज ऑफ ऑकरेंस अगर फॉर्म कर रहा है तो वैसे फैक्ट भी रेलिवेंट कहलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन ए आप देख सकते हैं. A is accused of burning down his house in order to obtain money for which it is insured. A के ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि उसने अपने घर को जला दिया ताकि वो पैसा ऑब्टेन कर सके जो इंश्योर्ड पैसा है वो. The fact that A lived in several houses successively, each of which he is insured, in each of which a fire occurred, and after each of which fires A received payment from different insurance company, are relevant as tending to show that the fire were not accidental.
फैक्ट ये है कि ए ने जितने भी घरों में रहा वो सब इंश्योर्ड, ईच ऑफ विच इज इंश्योर्ड, जितने भी इंश्योर्ड घर थे उन सारे में उसने फायर अकर्ड किया और उसके बाद उसने उस फायर के बाद जो है अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लिए। इससे यही पता चलता है और यही दिखाता है कि फायर जो था वो एक्सीडेंटल नहीं था और ये सिमिलर सीरीज ऑफ अकरेंस था, इसीलिए ये रिलेवेंट फैक्ट कहलाता है। अब आते हैं सेक्शन 14 जो कि बात करता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट। कहता है व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, जब भी ये क्वेश्चन में रहे कि कुछ पर्टिकुलर एक्ट हुआ हो या ना हुआ हो, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन इज अ रेलिवेंट फैक्ट। तो जितनी भी चीज़ें उस बिजनेस को करने के दौरान की गई, जितने भी एक्ट किए गए, वो सारे रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे। हमने सेक्शन 3 to 14 कवर कर लिया है। अब एक बार 3 to 14 को रिवीजन करते हैं। तो सेक्शन 3 क्या बात करता है? सेक्शन 3 बात करता है कि किसी भी सूट और प्रोसीडिंग में किस तरह का किस चीज़ का एविडेंस दिया जाएगा, तो किसी भी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट का ही एविडेंस दिया जाएगा, ऐसा सेक्शन 3 कहता है। अब आते हैं सेक्शन 4 जो कि बात करता है वो फैक्ट जो कि दो नॉट इन इशू, भले ही इशू में नहीं है लेकिन वो फैक्ट इन इशू से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं या रेलिवेंट फैक्ट से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट बन रहे हैं, और वो क्या होंगे, वो भी रेलिवेंट होंगे। इसे में हमने रेज़ का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। रेज़ क्या होता है? रेज़ के कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हमने पढ़े थे, जैसे कि आर वर्सेस बिडिंग फील्ड का केस था, जिसमें कि कहा गया था कि इस कोर्ट ने माना था कि वो फैक्ट जो होगा वो एडमिसिबल नहीं होगा, वो स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम गैप हो गया था। लेकिन फिर आर वर्सेस बिडिंग फील्ड के जजमेंट को क्रिटिसाइज किया गया आर वर्सेस एंड्रयूज में। फिर रैटन वर्सेस रेजिना का केस हमने पढ़ा था, जिसमें कहा गया कि डिस्ट्रेस और इमरजेंसी में कोई स्पॉन्टेनियस और कंटेम्परेनियस स्टेटमेंट हो वो भी रेलिवेंट हो जाता है। रेज़ में दो प्रकार के स्टेटमेंट रेलिवेंट होते हैं, एक हो गया स्पॉन्टेनियस और एक हो गया कंटेम्पोरेनियस। अब आते हैं 5 में हमने पढ़ा था 4 चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहली ओकेजन, कोई ऐसा फैक्ट जो ओकेजन को दिखाता हो, दूसरा कॉज को दिखाता हो, इफेक्ट को दिखाता हो या अपॉर्चुनिटी को दिखाता हो, वो सब भी रेलेवेंट फैक्ट कहलाएंगे। सेक्शन 6 में हमने पढ़ा कि वो फैक्ट जो कि मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट को दिखाता हो वो भी रेलेवेंट होगा। कैसे कंडक्ट रेलेवेंट होंगे? तो प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट रेलेवेंट होंगे। मोटिव और प्रिपरेशन कब रिलेवेंट होता है? तो जब डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के रूप में वो रिलेवेंट होता है। एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा था कि क्या मेयर स्टेटमेंट सिर्फ कंडक्ट हो सकता है? तो हमने पढ़ा नहीं, मेयर स्टेटमेंट कंडक्ट नहीं हो सकता है, उसके साथ कुछ और एक्ट होना चाहिए, कंपनीड होनी चाहिए एक्ट, तभी वो कंडक्ट कहलाएगा। फिर हमने सेक्शन 7 पढ़ा। सेक्शन 7 हमने क्या पढ़ा था? तो सेक्शन 7 हमने पढ़ा था कि वो फैक्ट जो कि एक्सप्लेनेटरी या इंट्रोडक्टरी फैक्ट को बताते हो, वो फैक्ट जो सपोर्ट या रिबट करते हो किसी इन्फ्रेंस को या सपोर्ट करते हो, वो फैक्ट जो किसी व्यक्ति के आइडेंटिटी को पर दर्शाते हो, वो फैक्ट जो टाइम और प्लेस को दिखाते हो, वो फैक्ट जो रिलेशन दिखाते हैं पार्टीज़ के बीच में, ऐसे सारे फैक्ट क्या कहलाएंगे? तो रेलिवेंट कहलाएंगे। सेक्शन 7 के अंदर ही हमने पढ़ा था टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसमें कि कोई अननोन एक्यूज पर्सन को विटनेस आइडेंटिफाई करता है, वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के अंदर काउंट होता है, वो भी एक रेलेवेंट फैक्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी हमने देखी थी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की, जो कट्टी कालू ओघर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और प्यारेलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में देखा गया था और इसकी वैलिडिटी अपहेल्ड की गई थी। अब आज हमने देखा सेक्शन 8 जो कि कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड सेक्शन था, जिसमें कहा गया था कि जब वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड, जब भी एक रीजनेबल ग्राउंड लगता है कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति ने क्या किया है, ऑफेंस किया है, और वो उस व्यक्ति ने एनीथिंग सेड, डन और रिटन बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन
इन रेफरेंस उस कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड, और वो कॉमन इंटेंशन सबसे पहली बार जब इंटरटेन हुआ था तो उसके बाद ये सारा चीज़ कहा गया, बोला गया या किया गया है, तो वो सब क्या कहलाएंगे, वो सब रेलिवेंट हो जाएंगे बाकी जो को कॉन्स्पिरेटर हैं उनके विरुद्ध। सेक्शन 9 में हमने पढ़ा कि वो फैक्ट जो कि रेलिवेंट नहीं है अदरवाइज वो भी रेलिवेंट हो जाते हैं। इसमें हमने प्ली ऑफ एलिबाई का कंसेप्ट पढ़ा, जिसमें एक्यूज्ड जो रहता है उसके पास रूल ऑफ इम्पॉसिबिलिटी रहती है, एक डिफेंस वो ले सकता है प्ली ऑफ एलिबाई का कि वो जिस समय ऑफेंस कमिट हुआ था वो उस जगह पे मौजूद नहीं था। सेक्शन 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ था दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। सेक्शन 10 में हमने पढ़ा कि डैमेजेस जो भी डैमेजेस क्लेम किया जाता है, जो भी फैक्ट इनेबल करता है डैमेजेस कोर्ट को असर्टेन करने में, वो फैक्ट्स भी क्या होंगे तो रेलिवेंट हो जाएंगे। सेक्शन 11 कहता है राइट्स एंड कस्टम्स रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, पर्टिकुलर इंस्टांस हुआ, वो सारे भी रेलिवेंट फैक्ट के अंदर काउंट होते हैं। सेक्शन 12 हमें बताता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी या बॉडली फीलिंग के बारे में जो भी चीज़ें, जो भी फैक्ट बता रहा है वो सब रेलिवेंट हो जाएगा। स्टेट ऑफ माइंड में किस तरह की चीज़ें दी गई है, क्या क्या चीज़ काउंट होता है, तो इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल और गुड विल, ये सब रेलिवेंट हो जाएगा। इसमें हमने 2 एक्सप्लेनेशन पढ़ा। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जनरल जो होगा फैक्ट उसको हम नहीं लेंगे बल्कि पर्टिकुलर फैक्ट को लेंगे। और दूसरा एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा कि प्रीवियस कमीशन अगर रेलिवेंट है तो प्रीवियस कन्विक्शन भी रेलिवेंट होगा। 13 में हमने पढ़ा कि 13 में हमने पढ़ा था कि ऐसा फैक्ट जो कि एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल के बारे में बताता हो वो फैक्ट्स भी रेलिवेंट हो जाएंगे। और 14 में हमने पढ़ा कि जितने भी एक्ट किए गए हो कोर्स ऑफ द बिजनेस में, वो सारे एक्ट जो होंगे वो भी रेलिवेंट फैक्ट के अंदर काउंट होते हैं। जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं प्लीज़ आप उनको गो थ्रू कर लीजिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस उनमें से आते हैं। आई होप आपको ये सारा सेक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडमिशन और कन्फेशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।